मैं ब्याह कराई तो ससुराल का घर तंग पड़ने लगा। कमरे कम और अफराद ज़्यादा थे। सास ससुर ने फैसला किया कि हम बेटे और बहू को अलहदा घर में शिफ्ट कर देते हैं। चूंकि बंगला नया बना था, ससुर साहब किराए पर उठाना न चाहते थे कि किराएदार नए घर को ख़राब कर देंगे। इस इलाके में से भी बंगले नए थे, आबादी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर प्लाट खाली पड़े थे। सद शुक्र के हमारी तरफ के चारों बंगले आबाद थे। पड़ोसी अच्छे हो तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। हम भी यहाँ आकर खुश थे। हमारी बाई तरफ का एक घर खाली था, उसके बाद वाला बंगला आबाद था और इसमें मिसेस आसिम रिहाइश पजीर थी, जो मेरी हम उम्र थी और उनके शौहर एक बैंक में ऑफिसर थे। वो सुबह जाते तो 6-7 बजे लौटते। उस दौरान वो भी अकेले होती तो नाश्ते के बाद मेरे पास आ जाती थी। हम गपशप करते, इकट्ठे चाय या काफ़ी पीते। दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो जाता तो वो चली जाती। मैं भी किचन में खाने में मसरूफ़ हो जाती। सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा थी, जो 4 बजे तक काम ख़त्म करने के बाद रुखसत हो जाती। थोड़ी देर अम्मी और बहनों या फिर सास नन से फ़ोन पर बातें करते वक्त बीत जाता। इतने में अहफाज आ जाते। रात का खाना अक्सर बाहर खाते। जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी रवा दवा थी। एक दिन 10 बजे शब लौटे तो बराबर वाले बंगले में रोशनी देखी। खुशी हुई कि चलो बाई तरफ का फुरूस भी आबाद हो गया। सोचा सुबह पते चलेगा कौन लोग आए हैं। बराबर वाले घर में एक औरत मिसेस तैयब के पास काम करने आती थी। उसका नाम जुलेखा था। वो कभी कभी मेरे घर भी आ जाती। कहती कि बेगम ने आज बिरयानी बनाई थी, आपको भिजवाई है। कभी किसी और बहाने आकर थोड़ी देर कोटिक जाती और इधर उधर की बातें करके चली जाती। उस रोज जुम्मा का दिन था। जुलेखा आ गया और उसने बताया कि आज मिसेस तैयब घर पर नहीं है, शायद मैं के चली गई है। मैं तो आप पर आ गई हूँ, लेकिन उनके गेट पर ताला है। सोचा 2 घड़ी आपके पास बैठ जाती हूँ, शायद वो आ जाए। जुलेखा, ये हमारे बराबर वाले घर में कौन लोग आए हैं, कुछ बताएं। वो बोली, मियाँ बीवी है, नई शादी हुई है। साहब का नाम कलीम है। साहब सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। बाजी सारा दिन अकेली रहती है, तभी किसी के बात करने की आवाज़ नहीं आती। तुम मिले हो उनसे? जी, मुझे बुलाया था घर की सफाई कराने के लिए। ये नहीं बाजी, कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। वे 4 दिन गई थी, सारा घर साफ कर दिया। अब एक दिन छोड़कर एक दिन घंटे भर को जाती हूँ। झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन वगैरह और दीगर काम वो खुद करती है। उम्र क्या है उनकी? आपके जैसी हैं, 18 बरस की होंगी, मगर सादा रहती है, नई दुल्हन लगती नहीं है। बहुत खामोश तबीयत है, ज्यादा बातें नहीं करती। फौजिया नाम है उनका। अब उनके घर जाना तो मेरा सलाम कहना। ये भी कहना कि कभी हमारे घर मिलने आ जाए, वरना हम वहाँ आ जाते हैं। लतीफ़ा ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। फौजिया ने जवाब दिया, जब चाय आ जाए, मगर शाम के बाद मेरे शौहर घर होते हैं। मैं उनके साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि फौजिया नई दुल्हन है, इसलिए कहीं आने जाने से शर्माती है। क्यों न मैं पहल कर लो और उसे मिलाओ। केक मंगवाया और 11 बजे दिन उसके गेट पर पहुंच गई। बेल बजाई, उसने जल्दी से देखा और पूछा, कौन है? मिसेस अहफाज, मैं आपके बराबर वाले घर से आई हूँ। फौजिया ने गेट खोल दिया और धीमी सी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। मैंने केक का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इतने रोज हो गई, आप तो आई नहीं, मैं मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया, उसने खुश होकर कहा। मैं भी तन्हाई से घबराती थी, लेकिन नई जगह नए लोगों से मिलने से झिझक तो होती है। वो चाय बना कर ले आई। फौजिया काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन खुश नज़र नहीं आती थी। कितने दिन हुए हैं शादी को? थोड़े दिन हुए हैं। मैं क्या दूसरे शहर में? क्या लाहौर में है? तभी उदास लगती हूँ। मेरे घर आ जाए करो। फौजिया फिर भी हमारे घर न आई। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा गई। उसे याद दिलाई कि तुमने आने का वादा किया था, क्यों नहीं आई? मिलना जुलना रखना चाहिए ना। तुम अकेले होते हो और मैं भी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो सर हिलाती रही। आप ठीक कहते हैं, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। एक माह और बीत गया, मौसूफा फिर भी न आई। मुझे कलक हुआ। अफ़ाज से कहा, अजीब औरत है, बहुत प्यार से मिलती है, आने का वादा भी करती है, लेकिन नहीं आती। शायद शौहर इजाज़त नहीं देता। तुम कलीम साहब से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी बेगम कई बार आपकी बेगम से मिल आई है, मगर वो नहीं आती। क्या वजह है? क्या आपने उन्हें आने जाने से रोका हुआ है? इत्तेफाक से अगले रोज़ ही कलीम साहब की मुठभेड़ गेट पर मेरे शौहर से हो गई। दोनों दफ्तर जाने को घरों से निकले थे। अफ़ाद ने सलाम दुआ की और फिर मेरा पैगाम उनके गोश गुजार कर दिया। वो बोले, मैंने उन्हें नहीं रोका, ज़रा सुस्त हैं, कायली से काम लेती है, मैं भेजूंगा उन्हें। अगले दिन फौजिया हमारे घर आ गई।
बोली कि कलीम ने मुझे कहा कि पुलिस में जाती तुम खुद नहीं हो और लोग तुम्हें मेरा कैदी समझते हैं। वो चंद मिनट मुश्किल से बैठी। मैंने चाय बनाने को मुलाजमा से कहा तो बोले, तकल्लुफ़ न करो, कलीम घर पर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आऊँगी। यूँ वो दोबारा आने का कहकर चली गई। उसके मोहब्बत भरे रवैया पर मैं बहुत हैरान रह गई। कलीम साहब के मकान के दाएं तरफ वाले घर से एक रोज़ मिसेस तैयब आई। बताया कि कल उनके घर से फौजिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या तुमने कुछ सुना है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। शायद मैं सो गई थी। क्या वक्त था? रात के 12 बजे होंगे। अगले रोज़ मैं फौजिया के घर चली गई। सोच कर हो सकता है कि किसी तकलीफ के बायस रोई हो। इंसान बीमार भी हो सकता है। बेल बजाकर ज़लीखा ने गेट खोला। फौजिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं पूछा, रात तुम रोई थी, क्या बात थी? कहने लगी, कुछ नहीं, पेट में दर्द था। करीम ने दवा खिलाई तो आराम आ गया और मैं सो गई। फौजिया के बयान से लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। ज़्यादा खरीदना मुनासिब न समझा। अगले रोज़ जुलेखा आई तो उसने बताया कि करीम ने रात को उसे मारा था, जिससे फौजिया के जिस्म पर नेल पड़ गए थे। मैंने इस्त्री गर्म करके टकूर की है, बेचारी हिलजुल भी नहीं सकती। किस वजह से मारा था ये बात जुलेखा को मालूम न थी, मुझे क्या बताती। बहरहाल अफसोस हुआ कि बज़ाहिर करीम ऐसा न लगता था, बहुत मुहज़्ज़ब नज़र आता था। अल्लाह जाने क्यों बीवी पर हाथ उठाया। पूछने की नौबत न आई। फिर ये रोज़ का मामूल हो गया। रोज़ ही फौजिया के रोने की आवाज़ आती, जैसे कलीम उसे मारता हो। पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जो ख़त्म होने का नाम न लेता था। मुझसे न रहा गया। दिन के वक्त करीम साहब ऑफिस चले जाते थे। मैं फौजिया के घर गई। वो बेसत पलंग पर पड़ी थी। मुझसे उठा नहीं जाता था। जुलेखा ने दरवाज़ा खोला। वो फौजिया की पाइन की बेटी थी। जाते ही पूछा, क्या फिर मारा है उसने तुम्हें? मेरे अपनायत बड़े लहजे पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, रोज़ ही मारता है, सारे बदन पर नील पड़ गए हैं। मेरा बदन अब तो बूढ़े की तरह दिखता है। आखिर मारने की वजह क्या है? कोई ख़ास वजह नहीं होती, प्यार भी बहुत करते हैं। ज़रा सी बात पर मूड भी ख़राब कर लेते हैं। मारने पर उतर आते हैं, माफ़ी मांग कर मना लेते हैं। ये कैसा प्यार है भाई? ये तो सरासर अजियत पसंदी है। शायद नफ्सियाती मरीज़ है तुम्हारा शौहर। हमारे साहब तो कभी ऐसा नहीं करते। फौजिया ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि छोड़िए इस बात को। करीम दिल के बहुत अच्छे इंसान है, बस उससे के तेज़ है। उनका गुस्सा वक्त ही होता है। फौजिया के हौसले और सब्र पर मैं उसका मुंह तकती रह गई। एक शाम को उसके बराबर वाली फलोसन मिसेस आसिम आ गई। कहने लगी, राबिया फ़ौरन आओ, आज तो वो शक्ति कल फौजिया बेचारी को मार ही डालेगा। मुझे उसकी कराहे बर्दाश्त नहीं होती। अब हम लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं मिसेस आसिम के कहने पर अपने सेन से निकली और करीम की दीवार पर कान लगाए तो फौजिया की दर्दनाक सिसकियाँ सुनाई देने लगी। फिर सिसकियाँ रोने की बुलंद आवाज़ में तब्दील हो गई। तब लगा किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। देखो, मैंने कहा था ना कि वो उसे मार रहा है। अल्फाज से पूछे बगैर मैं उन हालात में किसी के घर नहीं जा सकती। मैंने उन्हें साफ बता दिया। वो अफसोस करके घर लौट गई।